जैसे महाकाल स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपका बेनिफिशियल इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड एयर मैनेजमेंट का पार्ट 2 है। जब क्या आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उनमें केवल एक क्वेश्चन में एक ही आंसर हम पढ़ पाते हैं। कई बार कभी कभी हो पाता है कि चारों ऑप्शन से हमारा कोई सा क्वेश्चन बन पाता है या फिर हम चारों ऑप्शन को बताते हैं ना। लेकिन जब हम वन लाइनर या फिर एक थ्योरिकल क्वेश्चन पढ़ने बैठते हैं तो इन क्वेश्चन से में ये होता है कि आपका एक क्वेश्चन से 4 से 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही आपको बता दें, यदि आप इस वीडियो का या फिर इसके पहले जितने वीडियो बन चुके हैं उनका पीडीएफ चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक ज्वाइनिंग लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सअप ज्वाइनिंग लिंक को उस पर टच कर करके आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। या फिर आप 7697505033 ना, इस नंबर पर ज्वाइन लिख करके मैसेज कर सकते हैं और हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट है कि जो विश्व स्तर पर 35% फसल उत्पादन कीट परागण का ही परिणाम है ना। तो पूरे विश्व में यदि देखा जाए तो 35% जो फसल उत्पादन होता है कीट परागण से ही होता है। मतलब जो कीट होते हैं हमारे लाभदायक किस प्रकार से होते हैं, या तो हमें कोई सा पदार्थ प्रदान कर देते हैं या फिर अपने प्रोपागेशन में जो परागण होता है इसमें आपको लाभदायक सिद्ध होते हैं, है ना। रॉयल जेली रासायनिक रूप से, जो रॉयल जेली होती है रासायनिक रूप से प्रोटीन से बनी होती है, जिसमें 15 से 18% क्या होता है, प्रोटीन बना होता है ना। रासायनिक रूप से प्रोटीन से बनी है जिसमें 15 से 18% है प्रोटीन, है ना। उसमें लिपिड 2.26%, 2 से 6% पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट आपका 0.7% पाया जाता है। राख जो होती है आपकी 1.2% पाई जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, रॉयल जेली 2 सप्ताह की, जो रॉयल जेली होती है ना, रॉयल जेली जो होती है 2 सप्ताह की नर्स मधुमक्खियों की पार्श्व ग्रंथि द्वारा स्रावित होती है। कौन सी 2 सप्ताह की? जो नर्स मधुमक्खी होती है उनकी पार्श्व ग्रंथि द्वारा प्राप्त होती है। मधुमक्खी का जहर, जो मधुमक्खी का जहर होता है यह गठिया और गाठिया को ठीक करने का काम आता है, जो कि हाइपोडर्मल के लिए भी उपलब्ध होता है। किसके लिए भी उपलब्ध होता है? हाइपोडर्मल के लिए भी उपलब्ध होता है। क्या इसके लिए क्या है उपयोग किया जाता है? एक इसका इंजेक्शन बना है जो कि इसका उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि मधुमक्खी को 1 किलो, जो मधुमक्खी होती है मधुमक्खी को 1 किलो, जो मधुमक्खी है उसको 1 किलो मोम उत्पादन के लिए लगभग 10 से 15 किलो शहद का उपभोग करना पड़ता है। स्क्रीनशॉट ले लेते हैं ताकि आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा सके। बात करते हैं पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट की। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि मधुमक्खी के मोम का स्त्राव, मधुमक्खी के जो मोम होता है उसका स्त्राव मधुमक्खी के 4 से 7 उदर खंडों के नीचे स्थित 4 जोड़ी मोम ग्रंथियों द्वारा होता है। 4 से 7 जोड़ी जो मधुमक्खी के मोम का स्त्राव होता है मधुमक्खी के 4 से 7 उदर खंडों के नीचे स्थित 4 जोड़ी मोम ग्रंथियों के द्वारा होता है। कोचिनल कीड़ों में 10% जो होता है, कोचिनल कीड़े होते हैं उनमें 10% कॉर्मिक एसिड होता है। कोचिमल कीड़ों में जो 10% कॉर्मिक एसिड होता है जिसका उपयोग रंग एजेंट के रूप में किया जाता है ना। हम बेनिफिट से पढ़ रहे हैं कि बेनिफिट इनका क्या होता है, तो इसका बेनिफिट क्या है? कोचिनल कीड़ों में 10% कार्मिक एसिड पाया जाता है जिसका उपयोग रंग एजेंट के रूप में किया जाता है। एफिड और स्केल कीड़ों द्वारा उत्सर्जित शहद की ओस, एफिड और स्केल कीड़ों द्वारा जो उत्सर्जित होती है शहद उसकी ओस, जिसे मन्ना भी कहा जाता है ना, जिसे मन्ना भी कहा जाता है, का उपयोग है ना, इसका उपयोग जो है ए के रूप में मध्य पूर्व देशों में मीठा, है ना, मतलब मिठास के रूप में, जो मीठा हम जैसे कि हमारे देश में मीठे के रूप में क्या है, मिठाई का उपयोग किया जाता है। मिठाई से रिलेटेड मतलब हर स्टेट में अलग अलग, जैसे कहीं पे गुलाब जामुन, कहीं पे क्या है ना। इसके अकॉर्डिंग एफिड और स्केल द्वारा उत्सर्जित शहद की ओस, जिसे मन्ना भी कहा जाता है, उसका उपयोग जो है मीठा के रूप में मध्य पूर्व देशों में मीठा के रूप में किया जाता है। रेशम के कीड़ों से प्राप्त वसा का उपयोग साबुन बनाने में, जो रेशम के कीड़े हैं उनसे प्राप्त जो वसा होती है उसका उपयोग किस में किया जाता है? साबुन बनाने में किया जाता है। राष्ट्रमंडल जैविक नियंत्रण संस्थान, राष्ट्रमंडल जैविक नियंत्रण संस्थान जो कि CIBC जिसका शॉर्ट फॉर्म है, का भारतीय स्टेशन था। राष्ट्रमंडल जैविक नियंत्रण संस्थान CIBC का जैविक स्टेशन था जो कि 1957 में हेब्बल बेंगलोर में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया? 1957 में हेब्बल बेंगलोर में स्थापित किया गया। आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब भी आपको किसी संस्थान का नाम आता है। बात करते हैं नेक्स्ट वाले जो पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी ना,
फसल कीटों और खरपतवारों के नियंत्रण के लिए फसल कीटों और खरपतवारों के नियंत्रण के लिए AICRP BCNW पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना कब शुरू की गई थी? 1970 में शुरू की गई। फसल कीटों और खरपतवारों के नियंत्रण के लिए AICRP BCNW पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना 1970 में शुरू की गई, है ना। नई दिल्ली में स्थित एकीकृत कीट प्रबंधन, है ना, नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन, है ना, जो NCIPM है, उसकी स्थापना नई दिल्ली में कब की गई? तो आपकी कब की गई थी? उसकी स्थापना 1988 में की गई थी। आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कि राष्ट्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन की स्थापना कब की गई थी? तो 1988 में की गई थी। बात करते हैं KVIC खादी और ग्राम उद्योग आयोग। KVIC खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आपका मुंबई में स्थित है। KVIC ने 1957 में पुणे में केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की, है ना, की स्थापना की। KVIC ने 1957 में पुणे में केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण अनुसंधान की स्थापना की, है ना। बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या आपका, सॉरी, NBB नेशनल बी बोर्ड नई दिल्ली, है ना। NBB कहाँ पर स्थित है? तो NBB आपका कहाँ पे? नेशनल बी बोर्ड मतलब कि राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड, है ना। जो राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड जो उसकी स्थापना कहाँ पर है? दिल्ली में की गई है। उसका बोर्ड या उसका मुख्यालय कहाँ पर है? आपका दिल्ली में है। CSRTI सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैसूर CSB, है ना। सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? आपका मैसूर में स्थित है। CSB सेंट्रल सेरिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है आपका? तो आपका मैसूर में स्थित है। और सेंट्रल सिल्क बोर्ड CSB, है ना, सेंट्रल सिल्क बोर्ड CSB जो है उसकी स्थापना बेंगलोर में की गई थी। कब की गई थी? बेंगलोर में की स्थापना 1948 में की गई। इसकी स्थापना कब की गई? बेंगलोर में 1948 में की गई। ILRI भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान की नींव 20 सितंबर 1925 को रांची में रखी गई। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान की नींव 20 सितंबर 1925 भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान की नींव 20 सितंबर 1925 को रांची में रखी गई थी। ILRI का नाम बदलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजेंस एंड गम्स कर दिया गया। कब कर दिया गया था? सितंबर 20, 2007। कब किया गया था? सितंबर 20, 2007 में किया गया था। मधुमक्खी पालन, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है? मधुमक्खी पालन के विज्ञान को मधुमक्खी पालन के रूप में जाना जाता है। मधुमक्खी पालन या मधुमक्खी पालन के विज्ञान को मधुमक्खी पालन के रूप में जाना जाता है ना। किस नाम से जाना जाता है? मधुमक्खी पालन के रूप में जाना है। उप संस्कृति के उद्देश्य से हम अभी पढ़ रहे हैं। भारत में मधुमक्खी को चल फ्रेम में रखने का प्रयास सर्वप्रथम 1882 बंगाल में किया गया था। अब मधुमक्खी जो होती है उसकी पालतू प्रजातियां भी है कुछ, तो कौन सी? जैसे एपिस फ्लोरिया, है ना। ये सभी प्रजातियों में सबसे छोटा एपिस फ्लोरिया क्या है? सबसे छोटा होता है एपिस फ्लोरिया। भारतीय मधुमक्खी होती है एपिस सेरेना, एपिस इंडिका या फिर एपिस सेरेना। और एक जो होती है आपकी जो यूरोपीय या फिर विदेशी मक्खी है, इसका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। यूरोपीय विदेशी मक्खी जो है इसका उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। ये जो मक्खी होती है इटालियन मक्खी के नाम से जानी जाती है। इटालियन मक्खी, यूरोपीय मक्खी, जिसको हम विदेशी मक्खी के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं मधुमक्खियों की जंगली प्रजाति है जो अब अपन ने क्या पढ़ा? विदेशी प्रजाति एपिस मेलिफेरा, देसी प्रजाति एपिस इंडिका या एपिस सेरेना ना। और अब हम पढ़ रहे हैं कौन सी? आपकी मधुमक्खी की जंगली प्रजाति। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछा गया है। आपकी BSc AG की एग्जाम नहीं बल्कि बहुत सारी जो एग्जाम अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें भी पूछा गया है कि मधुमक्खी की जंगली प्रजाति का नाम बताइए। तो कौन सी होती है आपकी? एपिस डोरसेटा। एपिस डोरसेटा क्या होती है? आपकी एक जंगली प्रजाति है।
इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, है ना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एपिडोर्सेटा क्या है आपकी, एक जंगली प्रजाति है। रकबी, जो रॉकबी होती है, सभी प्रजातियों में सबसे बड़ी होती है। सभी प्रजातियों में सबसे बड़ी कौन सी होती है आपकी, रॉकबी जो होती है सभी प्रजातियों में आपकी सबसे बड़ी होती है। कौन सी, रॉकबी, है ना। तो आपको याद रखना है कि सभी प्रजातियों में सबसे बड़ी मधुमक्खी की प्रजाति कौन सी होती है, तो आपकी रॉकबी होती है। हिमालयन बी, बात करते हैं हिमालयन बी और फ्लिप बी और रिक्लिफ बी, ना, या फ्लिप भी बोल सकते हैं इसको, और रिक्लिफ बी भी बोल सकते हैं इसको, ना। तो मधुमक्खियों की जंगली प्रजाति कौन सी, एपिडोर्सेटा। रॉक बी किसको जाना जाता है, सबसे बड़ी मधुमक्खी की जो प्रजाति है उसको हम रॉक बी के नाम से जानते हैं, रॉक बी। हिमालयन बी और रिक्लिफ बी जो होती है आपकी, उसको एपिस, उसे हम एपिस जो है एबोरियोसा के नाम से जानते हैं। काली बोनी मधुमक्खी, आपको ये याद रखना है कौन सी मधुमक्खी क्या करती है, कौन सी मधुमक्खी कैसी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बेनिफिशियल इंसेक्ट में आपकी सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई सी इंसेक्ट होती है तो आपकी मधुमक्खी होती है ना। तो बात करते हैं काली बोनी मधुमक्खी की जो होती है आपकी एपिस एंड्रेनिफॉर्मिस जो होती है वो आपकी काली मधुमक्खी या बोनी मधुमक्खी होती है। बात करते हैं एपिस फ्लोरिया, सभी मधुमक्खियों की सबसे छोटी प्रजाति है ना। सबसे बड़ी कौन सी, रॉक भी सबसे बड़ी प्रजाति है, सबसे छोटी एपिस फ्लोरिया है ना। और सेरेना इंडिका, जो सेरेना इंडिका की गुफाओं में पेड़ों के हॉल, सेरेना इंडिका की गुफाओं में पेड़ों के हॉल गुफाओं आदि में समानांतर कंघी बनाती जाती है। जो सेरेना इंडिका गुफाओं, पेड़ों के हॉल और गुफाओं आदि में कई समानांतर कंघी भी ये बनाती है। एपिस सेरेना इंडिका या फिर एपिस इंडिका, एपिस सेरेना कुछ भी बोल सकते हैं ना, प्रतिवर्ष 2 से 5 किलो शहद पैदा करती है। कितनी शहद पैदा करती है, प्रतिवर्ष 2 से 5 किलो शहद पैदा करती है। यूटालियन बी या यूरोपियन बी, एपिस मेलिफेरा, है ना, एपिस मेलिफेरा, इटालियन बी या यूरोपियन बी, एपिस मेलिफेरा उपजाऊ रानी, झुंड रहित और अच्छी शहद एकत्र करने की क्षमता रखती है। मतलब एपिस मेलिफेरा का एक विदेशी मधुमक्खी है, लेकिन इसका सर्वाधिक उपयोग क्या है, शहद उत्पादन में किया जाता है। एपिस मेलिफेरा जो होती है प्रतिवर्ष लगभग 45 से 180 किलोग्राम शहद प्रदान करती है एपिस मेलिफेरा। और एपिस इंडिका प्रतिवर्ष कितनी प्रदान कर रही है, केवल 2 से 5 किलोग्राम। लेकिन मेलिफेरा जो विदेशी मधुमक्खी है भाई साहब आपके 45 से 180 किलोग्राम शहद प्रदान कर रही है। रोकबी और डोरसेटा, रोकबी क्या है आपकी सबसे छोटी मधुमक्खी है। सबसे बड़ी मधुमक्खी आपकी कौन सी है आपकी, है ना, सबसे छोटी मधुमक्खी आपकी है रोकबी और सबसे बड़ी मधुमक्खी आपकी फ्लोरिया, है ना। सॉरी उसका स्क्रीनशॉट आपको लेना भूल गए, स्क्रीनशॉट ले देते हैं आपके लिए। रोकबी क्या होती है आपकी सबसे छोटी मधुमक्खी होती है, फ्लोरिया सबसे बड़ी मधुमक्खी यानी सबसे छोटी मधुमक्खी होती है, रोकबी आपकी सबसे बड़ी मधुमक्खी होती है। एपिस डोरसेटा जो होती है मधुमक्खी जंगली मधुमक्खी होती है, और एपिस डोरसेटा सभी मधुमक्खी प्रजातियों में सबसे बड़ा होता है। रोकबी और एपिस डोरसेटा दोनों ही, है ना, लेकिन आपको फ्लोरिया छोटी होती है। डोरसेटा दुर्गम 1 मीटर व्यास के विशाल आकार की खुली एकल कंघी बनाती है। किसने 1 मीटर व्यास की एक विशाल कंघी का निर्माण यह करती है। एपिडोर्सेटा जो होते हैं खूब शहद पैदा करता है, सालाना 37 किलो पर कंघी पैदा करता है। पर कंघी का मतलब जो उसका एक शहद का पूरा झुंड बना होता है उसको हम कंघी के नाम से जानते हैं ना एग्रीकल्चरल लैंग्वेज में। आपका जो आज का वीडियो है मतलब पार्ट नंबर जो 4 है आपका, आज नहीं सेकंड, सॉरी पार्ट नंबर जो सेकंड है यहीं समाप्त किया जाता है। इस वीडियो का PDF लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास में हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, और आपको केवल वीडियो अच्छा लगा हो, हमारा कॉन्टेंट अच्छा लगा हो तो कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको कॉमेंट बॉक्स में जाकर के वंदे मातरम लिख देना है। क्या लिख देना है, वंदे मातरम लिख देना है ना। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल। मिलते हैं